हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज विज्ञान की कक्षा 8 का जो पाठ है अध्याय 4, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। तो दहन और ज्वाला का यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिया गया है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो क्यूआर कोड से आप स्कैन करके इस पाठ को आप देख सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है। और आज हमारे पार्ट 4 के जो सभी प्रश्न उत्तर हैं उनका हल सहित मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। तो हमारे साथ बनी रहिए। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सहपाठियों के साथ शेयर कर दीजिए। तो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं जो पार्ट 4 के हैं। एमपी बोर्ड की पुस्तक है, जहाँ एमपी बोर्ड सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में भी चलती हैं ये बुक्स। तो उसी का है ये। और आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आएगा। और चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम आप लोग प्रश्न यहाँ देख लीजिए, आपकी पुस्तक में ये सारे प्रश्न हैं और जो हम आगे का यहाँ पे करवा रहे हैं तो उसमें प्रश्न और उत्तर दोनों को मैंने साथ में लिया है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप मुझे मैसेज करके इसकी पीडीएफ भी आप मंगवा सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है। पहला प्रश्न है, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो उत्तर है, दहन की परिस्थितियों की सूची कैसी है कि दहन। ठीक है। तो यहाँ दहन के लिए 3 मुख्य परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, कम्बशन और फ्यूल, ऑक्सीजन। इनको अगर आपको नहीं लिखना है आप तो हिंदी ही लिख सकते हैं, बट अगर आपको इनका इंग्लिश में मतलब जानना है तो इसके लिए मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो किसकी आवश्यकता होती है? ईंधन, ऑक्सीजन और ज्वलन ताप की। ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा विस्तार से देंगे कि आंसर, ईंधन फ्यूल को दहन के लिए एक दहनशील पदार्थ का होना आवश्यक है, जिसे ईंधन कहा जाता है। यह कोई भी पदार्थ हो सकता है जो जल सकता है, जैसे लकड़ी, कागज, पेट्रोल आदि। इस तरह से है दूसरा, ऑक्सीजन। तो दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है क्योंकि यह दहन प्रक्रिया में सहायक होती है। अगला है यहाँ पे तीसरा, ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर। तो यहाँ पे यह वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई दहनशील पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना शुरू कर देता है। तो इन 3 परिस्थितियों के बिना दहन नहीं हो सकता। ठीक है। तो इन 3 परिस्थितियां ये होना ही चाहिए। कौन कौन सी? ईंधन, ऑक्सीजन और ज्वलन ताप। अगला प्रश्न है यहाँ पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान दिया गया, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। घरों में काम आने वाले एक द्रव्य ईंधन जो है वो है एलपीजी। ठीक है, जिसको द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ठीक है। तीसरा है ग, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप पर, किसके? ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। ठीक है, इसमें ज्वलन ताप आ जाएगा तीसरे में। घा है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे रिक्त स्थान जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगला प्रश्न दिया है, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो किस प्रकार कम हुआ है? और उत्तर है हमारा, सीएनजी के उपयोग से प्रदूषण कम होने के मुख्य कारण हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कम हानिकारक गैसों का उत्सर्जन। सीएनजी पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करती है। ठीक है। और दूसरा है दहन के बाद कोई अवशेष नहीं। जब सीएनजी का उपयोग होता है तो सीएनजी पूरी तरह से जल जाती है और दहन के बाद कोई हानिकारक अवशेष नहीं छोड़ती है। तीसरा है कम कण प्रदूषण। तो यहाँ पे सीएनजी वाहनों से निकलने वाले कणों की मात्रा भी कम होती है, जो वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण होती हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट, सीएनजी का उपयोग करके शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
और उदाहरण के लिए जो सीएनजी बसों और ऑटो रिक्शा का उपयोग दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने में मदद कर रहा है। तो ये हुआ तीसरे प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है चौथा, ईंधन के रूप से एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो इनकी तुलना करना है। उत्तर है एलपीजी और लकड़ी की तुलना। पहला है एलपीजी की दहन क्षमता 95% है, जबकि लकड़ी की 60%। इसका मतलब है कि एलपीजी अधिक गर्मी उत्पन्न करता है और कम ईंधन की खपत करता है। दूसरा है एलपीजी जलने पर बहुत कम धुआं और राख पैदा करता है, जबकि लकड़ी अधिक धुआं और राख पैदा करती है। इसी का तीसरा है एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है, जबकि लकड़ी एक कम स्वच्छ ईंधन है। चौथा है एलपीजी को स्टोर करना और उपयोग करना आसान है, जबकि लकड़ी को स्टोर करना और उपयोग करना अधिक कठिन है। पांचवा है एलपीजी का पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है, जबकि लकड़ी का पर्यावरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। इसी का पांचवा प्रश्न है कारण बताइए। तो कारण बताइए किसका? विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। कारण बताना है क्यों नहीं किया जाता है। तो उत्तर है विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि पानी बिजली का सुचालक होता है। यदि पानी का उपयोग ऐसी आग पर किया जाता है तो यह आग बुझाने वाले व्यक्ति को बिजली का झटका लग सकता है और उपकरण भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा पानी आग को और फैला सकता है। तो ये कारण हो गया। दूसरा प्रश्न है कारण का कि एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। कारण बताइए। उत्तर है हाँ, एलपीजी लकड़ी की तुलना में एक बेहतर घरेलू ईंधन है। एलपीजी बिना धुएं के जलता है और कोई अवशेष नहीं छोड़ता, जबकि लकड़ी जलाने से धुआं और राख उत्पन्न होती है, जो स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला इसका आंसर हो गया। फिर गा है जो कारण, जिसका इसका भी कारण देना है। तो कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। कारण बताइए। तो हमारा आंसर है यहाँ पे कागज स्वयं आसानी से आग पकड़ लेता है, क्योंकि इसका ज्वलन तापमान कम होता है। लेकिन जब कागज को एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा जाता है तो एल्यूमिनियम ऊष्मा का एक अच्छा संवाहक होने के कारण गर्मी को अवशोषित कर लेता है, जिससे कागज का तापमान उसके ज्वलन तापमान तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह आग नहीं पकड़ता है। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है दे रखा है छठवां। तो इसको मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर में देखते हैं मोमबत्ती की ज्वाला के तीन मुख्य भाग होते हैं, बाहरी, मध्य और आंतरिक। बाहरी भाग नीला और सबसे गर्म होता है, मध्य भाग पीला और चमकदार होता है और आंतरिक भाग काला और सबसे कम गर्म होता है। तो यहाँ पे चित्र के द्वारा यहाँ पे इसको समझाया गया है। ये मोमबत्ती है। ठीक है, ये उसकी लौ है। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र होता है नीला, ये वाला नीला पार्ट है। आंशिक दहन वाला मध्य भाग जो पीला है। ठीक है, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो कि काला है। ठीक है। तो सबसे गर्म भाग सबसे बाहरी होता है, बीच का भाग सबसे कम मतलब कम गर्म होता है, और जो और ज़्यादा जो मध्य का भाग होता है काला वाला पार्ट, वो सबसे कम गर्म होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप चित्र से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है सातवां। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो उत्तर है ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है। शॉर्ट में इसको केजे बटे किलोग्राम केजी में मापा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। उत्तर है CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो आग को नियंत्रित करने में मदद करती है, क्योंकि यह ऑक्सीजन को विस्थापित करती है। जब CO2 को आग पर छोड़ा जाता है तो यह आग के पास की हवा में मौजूद ऑक्सीजन को हटा देता है, जिससे आग के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होती है। आगे है, सॉरी एक मिनट, आगे इसके अतिरिक्त CO2 एक ठंडा एजेंट भी है जो आग के ईंधन को ठंडा करने में मदद करता है और आग को और अधिक प्रभावी ढंग से बुझाने में मदद करता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 9।
तो हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। उत्तर है, जब पत्तियां हरी होती हैं तो उनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। यह पानी पत्तियों को गर्म करने और जलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सोख लेता है, जिससे उनका ज्वलन ताप बढ़ जाता है। ज्वलन ताप वह न्यूनतम तापमान है जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है। ठीक है। फिर आगे, हरी पत्तियों में अधिक पानी होने के कारण उन्हें उस तापमान तक गर्म करना मुश्किल होता है जिससे वे जलना शुरू कर दें। इसके विपरीत सूखी पत्तियों में पानी की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए उन्हें जलाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उनका ज्वलन ताप कम होता है। इसका मतलब है कि वे आसानी से आग पकड़ लेती हैं और जलना शुरू हो जाती हैं। संक्षेप में कहें कि हरी पत्तियों में नमी की अधिकता और सूखी पत्तियों में नमी के कारण नमी की कमी उनके ज्वलन ताप को प्रभावित करती है, जिससे हरी पत्तियों को जलाना मुश्किल होता है और सूखी पत्तियों को जलाना आसान होता है। अगला प्रश्न है हमारा 10वां। तो 10वां प्रश्न, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? तो उत्तर है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र आउटर मोस्ट जोन का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र ज्वाला के सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्म है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस क्षेत्र का ताप जो है ज्वाला के अन्य सभी क्षेत्रों की अपेक्षा सर्वाधिक होने के कारण स्वर्णकार ज्वाला के इस क्षेत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है। फिर है 11वां प्रश्न। एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप जो कि 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर है हमारा, सूत्र क्या है, ऊष्मीय मान बराबर उत्पन्न ऊष्मा बटे ईंधन का द्रव्यमान। तो यहाँ पे मानों को जब हम रखेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, उत्पन्न ऊष्मा क्या थी, इतनी, और ईंधन का द्रव्यमान क्या था, 4.5 किलोग्राम। तो इस हिसाब से इसका हमारा ऊष्मीय मान निकल के आएगा 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। उत्तर है, नहीं, जंग लगने की प्रक्रिया को दहन नहीं कहा जा सकता। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, जबकि जंग लगना एक धीमी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें लोहे ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से आयरन ऑक्साइड बनता है और इसमें ऊष्मा का प्रकाश उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है 13। आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? तो सिंपल सा उत्तर है कि रमेश का पानी कम समय में गर्म हो जाएगा, क्योंकि मोमबत्ती की लौ का सबसे बाहरी भाग जो कि नीला होता है सबसे गर्म होता है और रमेश ने बीकर को उसी भाग के पास रखा था। तो आविदा ने बीकर को पीले भाग के पास रखा था जो कि कम गर्म होता है। तो पहले गर्म होगा पानी किसका? रमेश का। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न, पार्ट 4 के सभी प्रश्न मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब मिलते हैं कल अगले पार्ट के साथ जो कि अध्याय 5 होगा। तो हमारे साथ बने रहिए। आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।